कोरोना के पैंडेमिक में व्याधि प्रतिकार क्षमता बढ़ाने के हेतु जिस आयुर्वेदिक औषधि का सबसे अधिक बोलबाला रहा वो है च्यवनप्राश। आचार्य चरक ने 2000 साल पहले बताए गए इस फॉर्मूला का यानी च्यवनप्राश का प्रभाव आज भी कायम है। च्यवनप्राश में क्या डालते हैं, च्यवनप्राश किसे लेना चाहिए किसे नहीं लेना चाहिए, च्यवनप्राश कैसे लेना चाहिए, च्यवनप्राश की मात्रा क्या हो, च्यवनप्राश के ऊपर क्या ले सकते हैं, डायबिटीज़ वाले व्यक्ति क्या च्यवनप्राश ले सकते हैं। अगर ऐसे कई सवाल आपके जहन में हो तो इन सभी सवालों के सही जवाब पाने के लिए ये वीडियो अंत तक कृपया ज़रूर देखें। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रसाद वैद्य गोरेगांव मुंबई में गए 22 साल से आयुर्वेदिक एवं पंचकर्म चिकित्सालय चला रहा हूँ। मेरा पिछला वीडियो आयुर्वेद और कोरोना, इसको आप सब ने काफ़ी सराहा, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। इस वीडियो के बारे में मैक्सिमम सवाल जिस सेक्शन के ऊपर आए वो था च्यवनप्राश, तो इसलिए हमने सोचा कि आयुर्वेद में च्यवनप्राश के बारे में जो भी तथ्य बताए गए हैं उन सभी तथ्यों को इकट्ठा करके एक नया वीडियो बनाया जाए जिससे आपके सभी सवालों के सही जवाब आपको मिल सके। यह वीडियो थोड़ा सा लंबा यानी करीब 12 से 15 मिनट का हो चुका है, लेकिन इसमें आपके सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश की गई है, इसीलिए इसे अंत तक ज़रूर देखें। च्यवनप्राश का इजहार किसने किया? च्यवनप्राश इस शब्द में दो शब्द अंतर्भूत है। पहला शब्द है च्यवन और दूसरा शब्द है प्राश। च्यवन शब्द महर्षि च्यवन का निर्देशक है। महर्षि च्यवन ने कड़ी तपश्चर्या करके देवों के वैद्य अश्विनी कुमार जी को प्रसन्न करके यह फॉर्मूला पाया। इस फॉर्मूला के अनुसार दवाई बना के उन्होंने नवयौवन प्राप्त कर लिया, इसीलिए इस फॉर्मूला को च्यवनप्राश के नाम से जाना जाता है। प्राश इसका मतलब है लेह, यानी इसका मतलब है चाटना। च्यवनप्राश इस शब्द में ही च्यवनप्राश को कैसे खाया जाता है इसका रहस्य बताया गया है। च्यवनप्राश को हमेशा लेह यानी चाट के खाना चाहिए। च्यवनप्राश कभी भी निगलना नहीं चाहिए। चाट के खाने से च्यवनप्राश के फायदे कई गुना बढ़ जाते हैं। च्यवनप्राश किन चीज़ों से बनाया जाता है? च्यवनप्राश में वैसे तो 50 से लेकर 55 इंग्रेडिएंट बताए गए हैं, लेकिन इसे समझने के हेतु हम इसे 5 विभाग में डिवाइड करते हैं। पहले विभाग में आता है आंवला, जिसे हम आंवला या आम्लकी ऐसे भी कहते हैं। आंवला विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है। दूसरा नंबर आता है घी और तिल तेल का। तीसरे नंबर पे आता है मिश्री या फिर जिसे हम खड़ी शक्कर ऐसे भी कहते हैं। चौथे नंबर में आता है काढ़े के लिए बताए गए 36 द्रव्य। इन 36 द्रव्यों का काढ़ा करके हम च्यवनप्राश में इस्तेमाल करते हैं। 5वें नंबर पे आता है प्रक्षेप द्रव्य। इन प्रक्षेप द्रव्यों के भी 2 विभाग है। एक विभाग में चतुर्जात, वंशलोचन और पिंपली ऐसे 6 द्रव्य बताए गए हैं और दूसरे विभाग में शहद या जिसे हम हनी कहते हैं इसका इस्तेमाल किया जाता है। मार्केट में उपलब्ध च्यवनप्राश में प्रक्षेप द्रव्य में मकरध्वज, शुक्ति भस्म, अभ्रक भस्म, सोना चांदी, ब्राह्मी, इस सब चीज़ का भी कई बार इस्तेमाल किया जाता है। च्यवनप्राश का कैसे सेवन करें? च्यवनप्राश एक अत्यंत उत्तम रसायन है, इसीलिए रसायन विधि के अनुसार च्यवनप्राश का सेवन प्रातः बिना कुछ खाए पिए यानी खाली पेट ही करना चाहिए। वयस्क व्यक्तियों में प्रातः बिना कुछ खाए पिए 2 छोटे चम्मच यानी 10 ग्राम इस मात्रा में च्यवनप्राश का सेवन चाट के करना चाहिए। छोटे बच्चों में प्रातः बिना कुछ खाए पिए 1 छोटी चम्मच यानी 5 ग्राम इस मात्रा में चाट के च्यवनप्राश का सेवन करना चाहिए। जिनकी पित्त प्रकृति है या फिर जिन्हें पित्त की कोई बीमारी है उन्हें च्यवनप्राश के उपरांत गाय का दूध सेवन करने से अच्छा लाभ मिल जाता है। वैसे सभी व्यक्ति च्यवनप्राश के उपरांत गाय का दूध का सेवन जरूर कर सकते हैं। च्यवनप्राश के सेवन के बारे में 2 अत्यंत जरूरी बातों का ध्यान रखें। पहली बात, च्यवनप्राश किसी के साथ मिला के ना लें। च्यवनप्राश के उपरांत आप गाय का दूध जरूर ले सकते हैं, लेकिन च्यवनप्राश गाय के दूध में मिला के भी नहीं ले सकते। च्यवनप्राश का उपयोग कई व्यक्ति जाम जैसे यानी ब्रेड पे लगा के या रोटी पे लगा के करते हैं, वह संपूर्णतः गलत है। च्यवनप्राश का सेवन खाली पेट में बिना कुछ खाए पिए करना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, च्यवनप्राश के उपरांत गाय के दूध के सिवा कम से कम आधे से 1 घंटे तक कुछ भी ना ले, ना खाए ना पिए। इससे च्यवनप्राश आपके शरीर में अच्छी तरह से घुल के आपको उसके मैक्सिमम बेनिफिट मिल सकते हैं। और एक ज़रूरी बात के ऊपर ध्यान देते हैं, च्यवनप्राश को कहाँ रखें? च्यवनप्राश को फ्रीज में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। च्यवनप्राश को आप बाहर रख सकते हैं। च्यवनप्राश का इस्तेमाल करते समय गीले चम्मच का उपयोग कदापि ना करें, जिससे च्यवनप्राश को फंगस लग सकता है, च्यवनप्राश खराब हो सकता है। च्यवनप्राश का सेवन किसे नहीं करना चाहिए? वैसे तो च्यवनप्राश 6 साल के बच्चे से लेकर
80 साल के वृद्ध व्यक्ति तक सभी के लिए फायदेमंद है। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी है जिसमें च्यवनप्राश का सेवन करते समय थोड़ी सावधानी बरतनी जरूरी है। च्यवनप्राश एक अत्यंत उत्तम रसायन है, लेकिन वो थोड़ा पचने के लिए हेवी है। इसीलिए आचार्य चरक ने च्यवनप्राश का सेवन करते समय पहले पंचकर्म करने का निर्देश किया गया है। पंचकर्म करके आपके शरीर धातुओं को शुद्ध बना के फिर अगर आप च्यवनप्राश का सेवन करते हैं तो निश्चित ही आपके फायदे कई गुना बढ़ जाते हैं। च्यवनप्राश पचने के हेतु थोड़ा हेवी होने के कारण जिनकी पचन शक्ति मंद है उनको च्यवनप्राश लेने के पहले थोड़ी सावधानी बरतनी जरूरी है। च्यवनप्राश खाने के बाद में वैसे तो 2 या 3 घंटे के बाद में भूख लगती है। अगर 2 या 3 घंटे के बाद में भी भूख न लगे तो ये जान ले कि आपकी पचन शक्ति मंद है और अगले बार से च्यवनप्राश का सेवन ना करें। उसके पहले अपने चिकित्सक के पास जाके अपनी पचन शक्ति सुधार ले और उसके बाद में ही च्यवनप्राश का सेवन करें, जिससे आपको च्यवनप्राश के सभी फायदे मिल सकते हैं। अब हम दूसरी कैटेगरी की ओर बढ़ते हैं, प्रेग्नेंट लेडी और लैक्टेटिंग मदर्स की तरफ। प्रेग्नेंट लेडी में चौथे महीने के बाद में यानी सेकंड ट्राइमेस्टर से च्यवनप्राश का उपयोग अवश्य कर सकते हैं, लेकिन इसका उपयोग करने के पहले आपके आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह जरूर लें। दूसरी कैटेगरी में यानी लैक्टेटिंग मदर्स में च्यवनप्राश का उपयोग जरूर कर सकते हैं, जिससे केवल आपको ही नहीं बल्कि आपके बच्चे को भी काफ़ी फायदा हो सकता है। लेकिन इसके उपयोग के पहले भी आपके आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह जरूर लें। मार्केट में जो आजकल च्यवनप्राश अवेलेबल है उसमें कई बार मकरध्वज, केशर, शुक्ति भस्म, अभ्रक भस्म, सोना चांदी ऐसे प्रक्षेप डाले जाते हैं। इन प्रक्षेप के वजह से यह च्यवनप्राश काफ़ी गर्म होता है। जिनकी पित्त प्रकृति है या फिर जिन्हें पित्त की कोई बीमारी है, इन व्यक्तियों में अगर इस टाइप के च्यवनप्राश का सेवन किया जाए तो शायद कोई तकलीफ हो सकती है। इसीलिए इस टाइप के च्यवनप्राश का सेवन करने से पहले आपके आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह जरूर लें। आपके चिकित्सक की सलाह बिना इस टाइप का च्यवनप्राश सेवन ना करें। क्या च्यवनप्राश साल के 12 महीने और सभी ऋतुओं में ले सकते हैं? कई लोगों की ऐसी गलत धारणा है कि च्यवनप्राश केवल जाड़े के मौसम में या फिर विंटर में ही लेना चाहिए। च्यवनप्राश में 3 प्रमुख पित्तशामक औषधियाँ हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है आंवला, दूसरी है घी और तीसरी है मिश्री। इन तीनों पित्तशामक औषधियों के वजह से च्यवनप्राश कोई भी मौसम में यानी गर्मी के मौसम में, बारिश के मौसम में या फिर जाड़े के मौसम में तो अवश्य ही लिया जा सकता है। क्या डायबिटीज़ वाले व्यक्ति च्यवनप्राश का इस्तेमाल कर सकते हैं? डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसमें रक्त शर्करा की मात्रा बढ़ी हुई मिलती है। च्यवनप्राश का फॉर्मूला देखा जाए तो च्यवनप्राश में कम से कम 35 से 40% तक मिश्री मिलाई जाती है। ऊपर से साथ में प्रक्षेप करके शहद का भी इस्तेमाल होता है। तो ऐसे देखा जाए तो च्यवनप्राश में टोटल 45 से 50% तक शक्कर ही मिलती है। इसका साफ मतलब ऐसा है कि अगर आप 2 चम्मच च्यवनप्राश का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें कम से कम 1 चम्मच तो आप शक्कर ही लेते हैं। तो इतनी ज़्यादा शक्कर होने के कारण क्या च्यवनप्राश का इस्तेमाल डायबिटीज़ वाला व्यक्ति कर सकता है? ध्यान रहे कि इस 1 चम्मच शक्कर के साथ में ही कम से कम 40 औषधियों का सत्व, घी और आंवला जैसे अत्यंत उत्तम रसायन आपके पेट में जाते हैं, जिससे आपके शरीर को काफ़ी बेनिफिट मिलता है। च्यवनप्राश में इतनी ज़्यादा शक्कर होने का कारण शायद यही है कि च्यवनप्राश में शर्करा के माध्यम से इतनी अत्यंत उपयुक्त रसायन आपके शरीर के सूक्ष्माति सूक्ष्म पेशियों के पास जाके उन्हें नवयौवन और ऊर्जा प्रदान कर सकती है। डायबिटीज़ के मरीज में कौन सा च्यवनप्राश किस मात्रा में लेना चाहिए यह देखने के लिए हम डायबिटीज़ को 3 विभागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है गुड डायबिटीज़ कंट्रोल, जिसमें व्यक्ति का डायबिटीज़ के ऊपर काफ़ी अच्छा कंट्रोल होता है। दूसरा विभाग आता है फेयर डायबिटीज़ कंट्रोल, जिसमें डायबिटीज़ के ऊपर ठीक ठाक कंट्रोल रहता है। और तीसरा आता है पुअर डायबिटीज़ कंट्रोल, जिसमें डायबिटीज़ के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता, या फिर हम यह कह सकते हैं कि शायद डायबिटीज़ ही उनको कंट्रोल कर रहा है। अब इन कैटेगरीज में कौन सा च्यवनप्राश इस्तेमाल करते हैं यह देखते हैं। सबसे पहले जाता है पुअर डायबिटीज़ कंट्रोल इस कैटेगरी की तरफ। इस कैटेगरी में शक्कर की मात्रा 200 के ऊपर होने के वजह से शुगर वाले च्यवनप्राश का इस्तेमाल कदापि नहीं करना चाहिए। तो इनके लिए बेस्ट ऑप्शन है शुगर फ्री च्यवनप्राश। शुगर फ्री च्यवनप्राश में शक्कर के बदले सुक्रालोज या फिर सॉर्बिटॉल या फिर दोनों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे इन व्यक्तियों को च्यवनप्राश के सभी फायदे मिल सकते हैं। बाकी 2 कैटेगरीज में गुड डायबिटीज़ कंट्रोल और फेयर डायबिटीज़ कंट्रोल, इन कैटेगरीज में आप शक्कर वाले च्यवनप्राश का ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यह करते समय अपनी रक्त शर्करा के ऊपर ज़रूर ध्यान रखें। मेरा यह सुझाव है
कि सबसे पहले आप अत्यंत कम मात्रा में यानी केवल 1 छोटे चम्मच या 5 ग्राम इस मात्रा में च्यवनप्राश का शुरुआत करें। आपकी रक्त शर्करा के ऊपर ध्यान रखें। अगर आपकी रक्त शर्करा काफ़ी अच्छी नियंत्रण में है तो फिर धीरे धीरे इसकी मात्रा बढ़ा के 2 चम्मच कर सकते हैं। यह सब करते समय आप अपने चिकित्सक को ज़रूर अवगत कराएं कि आप च्यवनप्राश का सेवन कर रहे हैं या फिर च्यवनप्राश का सेवन केवल और केवल आपके चिकित्सक के सलाह के अनुसार ही करें। च्यवनप्राश लेने से क्या बेनिफिट होते हैं? च्यवनप्राश के बेनिफिट देखने के लिए आचार्य चरक ने इसे 2 विभाग में विभाजित किया है। पहले विभाग में च्यवनप्राश कौन से व्याधियों में हितकर है इसका वर्णन किया गया है, तो दूसरे विभाग में अगर स्वस्थ व्यक्ति च्यवनप्राश का नित्य सेवन करता है तो उसे कौन से फायदे या कौन से लाभ हो सकते हैं इनका वर्णन किया गया है। तो अब हम बढ़ते हैं पहली विभाग की तरफ, जिसमें यह देखा जाता है कि च्यवनप्राश कौन से व्याधियों में फायदा देता है। च्यवनप्राश लेने से कौन से व्याधियों में बेनिफिट होता है इसका निर्देश इस श्लोक में किया गया है। इस श्लोक को समझने के हेतु हम इसे कुछ विभागों में डिवाइड करते हैं। कास, श्वास, स्वरक्षय और उरोग इनका संबंध श्वसन संस्था यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम से होता है। हृदरोग का संबंध कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से आता है। पिपासा और मूत्र शुक्र स्थान इनका संबंध जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम से आता है। इस कोरोना के पैंडेमिक में सबसे ज़्यादा क्षति पहुंचती है रेस्पिरेटरी सिस्टम और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को। इसीलिए च्यवनप्राश कोरोना में व्याधि प्रतिकार क्षमता बढ़ाने के हेतु और इन दोनों सिस्टम को बल देने के लिए सबसे अच्छी औषधि है। अब मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ इस लाइन की तरफ, क्षीण शतानाम वृद्धानाम बालानाम च अंगवर्धनम। क्षीण यानी किसी बड़ी बीमारी के बाद में जिसे काफ़ी कमजोरी आई है या जिसकी इम्यूनिटी काफ़ी हद तक डाउन हो चुकी है। शतानाम यानी किसी दुर्घटनावश काफ़ी खून बह जाने से जिसमें काफ़ी हद तक कमजोरी आ चुकी है। बालानाम और वृद्धानाम यानी बच्चे और वृद्ध व्यक्ति, इन सभी के लिए अंगवर्धनम यानी इनके सभी शरीर अंगों को मजबूती लाने के लिए, ताकत पैदा करने के लिए या इनमें नया जोश और उत्साह पैदा करने के लिए च्यवनप्राश का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हम दूसरी श्लोक की ओर जाते हैं, जिसमें यह बताया गया है कि अगर आप च्यवनप्राश का विधिवत सेवन दीर्घ काल तक करें तो आपको कौन से फायदे हो सकते हैं। इस श्लोक को भी समझने के हेतु हम कुछ विभाग में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले है मेधा स्मृतिम बलम इंद्रियाणम। मेधा यानी आपका इंटेलेक्ट या फिर आपकी ब्रेन पावर या जिसे हम बुद्धि कहते हैं वह, स्मृति यानी आपकी मेमोरी, बलम इंद्रियाणम यानी आपके 5 सेंस की पावर। तो अगर आप च्यवनप्राश का नियमित सेवन करते हैं तो आपकी मेमोरी, बुद्धि और आपके 5 इंद्रियों में काफ़ी अच्छी पावर आ जाती है। इसीलिए बच्चों में च्यवनप्राश का सेवन अवश्य करना चाहिए, जिससे उनकी स्मरण शक्ति और उनकी बुद्धि काफ़ी अच्छी बढ़ सकती है। दूसरा भाग है कांतिम वर्ण प्रसादम। कांतिम यानी ग्लो, आपके शरीर के ऊपर, आपके फेस के ऊपर एक अलग तरह से ग्लो आ जाता है। वर्ण प्रसाद यानी आपकी शरीर की त्वचा का रंग निखर जाता है। तो च्यवनप्राश के रेगुलर सेवन से आपका शरीर काफ़ी हद तक चमक जाता है। परम अग्निवृद्धिम पवनानुलोम्यम यानी आपको भूख अच्छी लगती है, आपका पचन अच्छा होता है और आपके मेटाबॉलिज्म में काफ़ी सुधार होता है। स्त्रीशु प्रहर्षम यानी च्यवनप्राश एफ्रोडिजियाक करके भी काम करता है। अब हम श्लोक के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ जाते हैं, अनामयत्वम आयुः। इसका साफ साफ मतलब है कि अगर हम च्यवनप्राश का सेवन रसायन विधि के अनुसार दीर्घ काल तक करें तो अपने शरीर में कोई भी व्याधि प्रवेश नहीं कर सकती। आपका शरीर दीर्घ काल तक निरोगी, व्याधि रहित रह सकता है। च्यवनप्राश के साथ में ही अगर हम सुयोग्य आहार, प्राणायाम, योग या फिर व्यायाम इसका अंतर्भाव अपने जीवन में करते हैं तो निश्चित ही च्यवनप्राश के फायदे कई गुना बढ़ जाते हैं। अब एक आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मार्केट में च्यवनप्राश के नाम से ऐसे कई प्रोडक्ट उपलब्ध है, जैसे च्यवनप्राश बार, च्यवनप्राश कैंडी, च्यवनप्राश चॉकलेट, च्यवनप्राश आइसक्रीम, जिनके नाम में तो च्यवनप्राश है लेकिन जिनका च्यवनप्राश से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप इन प्रोडक्ट्स के फॉर्मूला को बारीकी से देखें तो आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि इसमें च्यवनप्राश के नाम पे च्यवनप्राश में उपलब्ध एखाद हर्ब या फिर च्यवनप्राश का फ्लेवर या फिर च्यवनप्राश अत्यंत कम मात्रा में यानी 10 से 15% तक मिलाया जाता है और फिर च्यवनप्राश का ब्रांड नेम बना के इसको मार्केट में लाया जाता है। अगर आप स्वाद के हेतु या मनोरंजन के हेतु इस प्रोडक्ट का आस्वाद लेना चाहते हैं तो आप ज़रूर ले सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको इस प्रोडक्ट के सेवन के बाद में च्यवनप्राश में बताए गए सारे फायदे मिले तो यह पॉसिबल नहीं है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद में आपको सिर्फ 4 चीज़ें करनी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया इसे लाइक ज़रूर करें।
यह वीडियो के ऊपर अगर आपके कोई क्वेश्चन या कमेंट्स हो तो इसे ज़रूर लिखें। यह वीडियो और ऐसे कई वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आखिरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, यह वीडियो आपके दोस्तों को या रिश्तेदारों को ज़रूर फॉरवर्ड करें, जिससे उनको च्यवनप्राश के बारे में सभी जानकारी मिल सके और इस दिव्य अद्भुत औषधि का वह ज़रूर फ़ायदा उठा सके। धन्यवाद।